अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह करेंगे एडाप्टिव फ़िल्टर्स का लेक्चर नंबर 22 और एकेडमिक वीक 11 का बेसिकली लेक्चर 2 है ये, ठीक है। और कंटिन्यू करेंगे हम IIR एडाप्टिव फ़िल्टर जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जिसका पहला लेक्चर किया था। उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एडाप्टिव फ़िल्टर के बेसिकली जो कोएफ़िशिएंट्स अपडेट करने के जो हमारे पास तरीके हैं, जो बेसिक फॉर्मूलेशंस हैं, ठीक है, जिनकी बेसिक जो एल्गोरिदम बेसिकली उनका स्ट्रक्चर बनाता है एडाप्टिव फ़िल्टर का, वो दो तरह के हैं। वन इज़ कॉल्ड इक्वेशन एरर एंड द अदर वन इज़ output error. Equation error method basically gets its name from the fact कि इसमें जो एरर इक्वेशन है या एरर फंक्शन है उसमें एक्चुअल आउटपुट का सिग्नल इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। बिफोर वी गेट एडाप्टिव फिल्टर्स आउटपुट हमारे पास एक और इंटरमीडिएट किस्म की एक आउटपुट आती है जिसको हम इस्तेमाल करके इक्वेशन एरर कंप्यूट करते हैं और उस एरर की बेसिस पे उस इंटरमीडिएट एरर की बेसिस से बेसिकली एडाप्टिव फिल्टर के कोफिशिएंट्स अपडेट होते हैं। जबकि आउटपुट एरर में जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा, इसे हम जो एरर फंक्शन है उसको एग्जैक्टली डिज़ायर्ड सिग्नल और एक्चुअल आउटपुट के डिफरेंस के साथ रिलेट करते हैं एरर को, ठीक है, या इक्वेट करते हैं कहना चाहिए। और फिर उस एरर फंक्शन के लिहाज से कोफिशिएंट्स एस्टिमेट होते हैं एडाप्टिव फिल्टर के। आज हम लोगों ने इक्वेशन एरर के बेसिस पे एक एग्जांपल सॉल्व करनी है और उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो एक इक्वेशन एरर का एक बेसिकली डिसएडवांटेज है कि जो कोफिशिएंट्स एस्टिमेट होते हैं एडाप्टिव फिल्टर के, दे आर या दे कैन बी बायस्ड। तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? इक्वेशन वाइज तो हम लोगों ने देख लिया था कि बायसनेस का क्या मतलब है। हमारे पास लेट्स सपोज के कुछ जो एक थीटा है जिसको हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से हम प्लॉट करते हैं और जो थीटा हैट वो कुछ इस तरह से उसके इर्द गिर्द फ्लक्चुएट करता हुआ हमें मिलता है, ठीक है। दिस इज थीटा हैट, ठीक है। तो अगर थीटा हैट का हम मीन निकालें और वो थीटा के बराबर हो तो इसका मतलब ये है कि जो बायसनेस है इस तरह के, मतलब वो एस्टिमेटर जो बेसिकली थीटा हैट को प्रोड्यूस कर रहा है वो अनबायस्ड है, बिकॉज थीटा हेड की जो एस्टिमेशन है उसमें से जब हम थीटा से सब्ट्रैक्ट करें हमें जीरो मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो एस्टिमेटर जो कि थीटा हेड प्रोड्यूस कर रहा है या एस्टिमेट कर रहा है वो अनबायस्ड है। लेकिन अगर ये केस ना हो और थीटा हेड इंस्टेड, अगर ये हमारे पास थीटा है और थीटा हेड इंस्टेड का यहाँ कहीं पे एस्टिमेट हो रहा हो या ऊपर कहीं पे एस्टिमेट हो रहा हो कुछ इस तरह से, ठीक है। मतलब अब इसमें बेसिकली कुछ एक वैल्यू का डिफरेंस है थीटा में और थीटा हेड की एस्टिमेटेड वैल्यू में या एक थीटा हेड की एक्सपेक्टेड वैल्यू में, ठीक है, थीटा हेड के मीन में अब कुछ डिफरेंस है। तो इसलिए या यूँ हम कह सकते हैं कि थीटा हेड की जो मीन वैल्यू है दैट इज़ नॉट सेम एज थीटा। तो इस ये एस्टिमेटर जो इस वक्त थीटा हेड को एस्टिमेट कर रहा है, थीटा को एस्टिमेट करके थीटा हेड हमें दे रहा है, दैट इज़ बेसिकली बाइस्ड। तो बाइसनेस होने का इन एक्चुअल मतलब ये होता है और ज़ाहिर सी बात है कि उसमें फिर हमें कोफिशिएंट्स की ट्रू वैल्यू नहीं मिल सकती। तो उसको आज थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू भी सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने उस दिन थोड़ी सी ब्लॉक डायग्राम भी इसकी समझी थी और उसको हम मैं तो पार्शली रिप्रोड्यूस कर रही हूँ ताकि फिर हम उसमें प्रॉब्लम समझ सकें कि हम लोगों ने करना क्या है। ये जी ऑफ जी एक अननोन सिस्टम है और लेट्स सपोज कि हम एडाप्टिव फ़िल्टर को इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हम इस सिस्टम को रिप्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो इसको इनपुट दी जा रही है एक्स ऑफ एन और इस सिस्टम की आउटपुट पे कुछ नॉइज़ की एडिशन हो जाती है और इसकी आउटपुट को हम डिज़ायर्ड आउटपुट कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास एडाप्टिव फ़िल्टर है वो कुछ इस तरह से उसके कोफिशिएंट्स अपडेट होते हैं कि ये एक एफआईआर फ़िल्टर है जिसको इनपुट एक्स ऑफ एन दी जाती है और हमारे पास यहाँ पर एक और एफआईआर फ़िल्टर है जिसको हम ये डी ऑफ एन और बी ऑफ जी के जो कोफिशिएंट्स हैं
उनको डी ऑफ एन एज इनपुट जब दी जाती है तो और मतलब एरर सिग्नल एक यहाँ पर जनरेट होता है। मैं इसको अब यहाँ पे लिख नहीं रही, लेकिन हम लोगों ने पिछली दफ़ा इसे किया था कि हमारे पास एक्चुअल आउटपुट से पहले, एक्चुअल एरर से पहले यहाँ पर एक एरर सिग्नल जनरेट होता है इस स्टेज के ऊपर, और वो फिर इन कोफिशेंट्स को अपडेट करता है, ए जी के इन दोनों एफ आई आर फिल्टर से कोफिशेंट्स को, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो एग्जांपल सॉल्व करने लगे हैं, बहरोज़ की एग्जांपल है दैट इज़ 10.1, चैप्टर नंबर 10 में एग्जांपल है, और उसमें हम लोगों ने बेसिकली जी ऑफ जी को एस्टिमेट करना है, ठीक है। अच्छा जी, जी ऑफ जी अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ये हमारे पास जी ऑफ जी है, और अगर हमें एग्जैक्टली पता हो कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितने कोफिशेंट्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एडाप्टिव फिल्टर होगा सॉरी, अच्छा मुझे इसमें ये 1 नहीं लिखना, मुझे ए नॉट और बी वन, ठीक है। ए की कोफिशेंट मुझे चाहिए मेरे एफ आई फिल्टर ए ऑफ जी में, और ए की कोफिशेंट चाहिए मुझे दूसरे एफ आई आर फिल्टर बी जी में, ठीक है, ए नॉट और बी वन। और ऑफ कोर्स ये तभी पॉसिबल है अगर हमें जी ऑफ जी का के एग्जैक्ट कोफिशेंट्स पता हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उस लिहाज से जो मेरा फ़िल्टर होगा उसमें बस यही कोफिशेंट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा याद आपको करा दूँ, हम लोगों ने पिछली बार ये कहा था कि हमारे जो फ़िल्टर की इक्वेशन है, या जो हमारी आउटपुट की इक्वेशन है बेसिकली वाई डैश एन की, उसको हम जो सिम्बल्स वक्त यूज़ किए थे, अगर मुझे गलत नहीं याद, तो वो थीटा, इसको मैं कंफर्म भी कर लेती हूँ। हाँ जी, हम लोगों ने कहा था कि ये थीटा टी एन और यू ऑफ एन, ठीक है, जिसमें ये हमारे पास जो थीटा एन है ये बेसिकली कोफिशिएंट वेक्टर है, और दिस इज दिस इसको हम लोगों ने जो फिल्टर के कोफिशिएंट्स कहे हैं ना, जिसको हम लोगों ने बेसिकली एस्टिमेट करना है, और अगर वो टाइम के साथ साथ अपडेट हो रहे हैं तो फिर ये ए नॉट एन हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो u ऑफ n है हमारा सिग्नल वेक्टर या डेटा वेक्टर, उसमें अगर हम इस सिनेरियो के लिहाज से देखें तो बेसिकली इसके दो कोफिशिएंट्स हैं, x ऑफ n और d ऑफ n माइनस वन, ठीक है। क्योंकि अच्छा, इस ब्लॉक डायग्राम में हम ये शो नहीं करते, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि b ऑफ z में यहाँ से ये जो डी ऑफ एन जब बी ऑफ जी में जाता है, तो बेसिकली हम एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, वो होनी चाहिए कि हम डिलेड सिग्नल देते हैं, लेकिन ये जो डिले का फैक्टर है ना, ये हमें वाई डैश एन की इक्वेशन में नज़र ज़रूर आ जाता है अगर इस ब्लॉक डायग्राम में मिसिंग है भी तो चूंकि हमारे फाइंड आउट करने वाले या डिज़ाइन करने वाले कोफिशिएंट सिर्फ दो ही हैं, तो हमारे पास जो सिग्नल वेक्टर बनेगा उसमें भी सिर्फ ये दो कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, एक्स ऑफ एन और डी एन माइनस वन। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये जो नॉइज़ वी ऑफ एन यहाँ पर ऐड हो रही है, ये नॉइज़ अगर अनकोरिलेटेड हो तो उस केस में हमें मिनिमम पॉसिबल एरर मिलेगा, जिसको हम अगर डिफाइन करें थ्रू वीनर क्राइटेरिया, मतलब क्योंकि विनर मैंने आपको बताया था कि मिनिमम पॉसिबल हमें एरर देता है, ठीक है। तो उस क्राइटेरिया के थ्रू जब हम इसको डिफाइन करना चाहें अगर, तो ये मिनिमम पॉसिबल एरर हमें मिल सकता है, और ये बेसिकली मिलता है हमें वी ऑफ एन स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन से, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर मज़ीद इससे अगर हम आगे चलें तो जो इक्वेशंस का सेट है, ठीक है, वी जिसको हम डिटर्मिन करना चाह रहे हैं,
ठीक है, इक्वेशंस के लिहाज से देखें तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, और पी हमारे पास बेसिकली हमारे सिग्नल वेक्टर का डिजायर्ड वेक्टर के साथ एक्सपेक्टेशन कंप्यूट होके पी वेक्टर निकलता है। अच्छा जी, आर को देख लेते हैं। ये एक्सपेक्टेशन है हमारे पास सिग्नल वेक्टर की, और अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व करके लिखें तो हमारे पास ये इसके मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में ये यहाँ बस बन जाती है इक्वेशन। ठीक है जी, यहाँ पे टू बाई टू की मैट्रिक्स बन गई। इसमें जो पहला एलिमेंट है दैट इज एक्स स्क्वायर एन की एक्सपेक्टेशन, और पहले रो और दूसरी रो में जो कॉमन एंट्री है दैट इज एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाई बाई डी ऑफ एन माइनस वन की एक्सपेक्टेशन, और एक और यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है डी ऑफ एन माइनस वन का स्क्वायर और उसकी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर आर मैट्रिक्स, और उसके बाद हमारे पास पी मैट्रिक्स बेसिकली डेवलप होता है डिज़ायर्ड सिग्नल जो हमारे पास है और जो इनपुट सिग्नल है, इन दोनों की हम कंप्यूट करेंगे एक्सपेक्टेशन, और ये वहाँ से हाँ बस ये निकलेगा। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 2 × 1 का एक वेक्टर, और जो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म में है इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट्स हमें इसके लिए चाहिए होंगे। अच्छा जी, ओवरऑल अब अगर हम इक्वेशन देखें जो हम लोगों ने आर की बेसिकली निकालनी है, और ये जो मैट्रिक्स पी डेवलप करना है, उसमें हमारे पास जो एंट्रीज हैं इसमें कंप्यूट की जाने वाली, एक ये, दिस इज़ नंबर 2, दिस इज़ नंबर 3, और उसके बाद ये हमारे पास पहले है नहीं 4 और 5। ठीक है, तो ये सारी की सारी एंट्रीज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब अगर हमारे पास जो इनपुट के लिहाज से ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि इनपुट सिग्नल इज़ बेसिकली अ रैंडम सिग्नल, और उसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि उसके जितने भी सैंपल्स हैं दे आर वाइट। वाइट का मतलब ये है कि दे आर अनकोरिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, और उसके अलावा हमें वेरिएंस पता है इस सिग्नल की, और वो है यूनिटी यानी कि 1। तो उस लिहाज से हमारे पास जो एक्स स्क्वायर एन की एक्सपेक्टेशन है वो डेल एक्स स्क्वायर के बराबर होगी, और ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है ये इस तरह से कंप्यूट होकर हमें मिलेगा। अच्छा, अब ये जो यहाँ से आगे हमारे पास जितने भी कोफिशिएंट्स हैं ना, उसके लिए थोड़ी सी कंप्यूटेशंस रिक्वायर्ड हैं, और उनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे हम कैसे करेंगे। अच्छा, अब हम जो कोफिशिएंट यहाँ पे कंप्यूट करने लगे हैं दैट इज़ डी ऑफ एन इंटू एक्स ऑफ एन। ठीक है,
अच्छा, अब थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है थोड़ा उसको समझ लेते हैं कि हमें पता है कि जो जी ट्रांसफॉर्म है। अच्छा, अब मैं ऑल टुगेदर जी ट्रांसफॉर्म पे जंप कैसे किया। हमारे पास जी ट्रांसफॉर्म के थ्रू कुछ ऐसी कंप्यूटेशंस मिल जाती हैं हमें कि जहाँ पर हम ये जो कोरिलेशन के फंक्शंस है ना, उनका जी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और प्रोबेबली प्रॉपर्टीज़ वगैरह में आपने देखा होगा। और उनके थ्रू इस इक्वेशन को निकालना या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा तरीका समझा देती हूँ, फिर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल का जो जी ट्रांसफॉर्म है वो लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना यूँ है कि इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया हमने जी रेज़्ड पावर के माइनस वन। तो जी रेज़्ड पावर के माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, उसके बाद अगला काम ये करना है कि इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल जी, और 1/2 पाई जे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इसे कंबाइन करके मैं लिख रही हूँ, ठीक है। और ये डी ऑफ जी, अब चूंकि जो वेरिएबल जी है, उसका बेसिकली एक कंटूर होता है, ठीक है। एक्स ऑफ एन से हम जब एक्स ऑफ जी की तरफ जाते हैं तो देयर इज अ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अटैच्ड विद दैट एक्स ऑफ एन, जिसको हम उसका एक पूरा प्रॉपर कंटूर बनता है, ठीक है। तो वो जो जी होगा बेसिकली वो ट्रेवल करेगा उस पूरे के पूरे कंटूर पे, और साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया ये फैक्टर दोनों तरफ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आगे हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज़ कॉल्ड कॉशी इंटेग्रल थ्योरम। अच्छा, वो थ्योरम ये कहता है कि यहाँ पास जो ये वाला एक्सप्रेशन है जिसमें अगर z की पावर k माइनस वन को अगर हम इंटीग्रेट करें उसके पूरे कंटूर के ऊपर, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर, तो इसका रिजल्ट वन होता है अगर k की वैल्यू ज़ीरो हो, और इसका रिजल्ट ज़ीरो होता है अगर k की वैल्यू ज़ीरो के अलावा कुछ और हो। अच्छा, अब हम लोगों ने इस रिजल्ट को इस्तेमाल करना है इस इक्वेशन में। आई शुड नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन ए। थोड़ा सा मैं इसको रीफ्रेज हम कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज हम करते हैं, फिर इसको काशी इंटीग्रल थ्योरम को अप्लाई करना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब इस इंटीग्रल को अगर हम देखें तो बेसिकली हाँ, बस ये वाली जो सारी की सारी टर्म है ये रिलेटेबल है इस टर्म के साथ, ठीक है। और इस टर्म के बाहर हमारे पास एक समेशन है जिसमें n वेरी हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा, अब होगा यूँ कि n जब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब इसकी जो भी वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, तो वो बेसिकली दो जगहों पे प्लग इन होगी। एक एक्स ऑफ एन में, मतलब n वो यहाँ से वैल्यू लेगा जब समेशन हम चेंज करेंगे, और एक यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, अब होगा यूँ कि जिस वक़्त n इन बेशुमार वैल्यू से गुजरेगा, इनफिनिट वैल्यू से गुजरेगा,
तो ये इंटेग्रल हर वैल्यू के ऊपर बेसिकली ज़ीरो रिजल्ट देगा एक्सेप्ट उन वैल्यूज़ पे जहाँ पे -n प्लस के ज़ीरो हो जाए, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे n के इक्वल हो जाए। यानी कि जब n की वैल्यू यहाँ पर k के इक्वल आएगी, सिर्फ उसी सूरत में ये इंटेग्रल नॉन ज़ीरो वैल्यू देगा। ठीक है, एज पर दिस इंटेग्रल थ्योरम। अच्छा, तो इस प्रिंसिपल को देखते हुए जो हमारे पास अब अपडेटेड इक्वेशन होगी, उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। एक्स ऑफ के, ठीक है, क्योंकि जब n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास k के बराबर हुई है, ठीक है, तो मतलब हम लोगों ने तो k को यहाँ पे प्लग इन किया और n की वैल्यू जब यहाँ पर k हुई तो ऑफ कोर्स ये जीरो टू पावर, हाँ जी, जीरो टू पावर -1 हमारे पास ये रह गया। और फिर इस थ्योरम को अगर हम अप्लाई करें तो ये जो सारे का सारा फैक्टर है ये 1 हो जाता है, ठीक है। और फिर जब इसकी वैल्यू k से एक्सीड करेगी तो ये वाला जो फैक्टर है ये फिर ज़ीरो रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो जिस वक्त n की वैल्यू k होगी तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इन जनरल हम अब k चूँकि हमारे पास इक्वेशन में दोनों तरफ अपीयर हो रहा है तो उसको हम रिप्लेस करके कुछ और वेरिएबल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन जनरल जो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है ना, दैट इज डिफाइंड इन दिस वे। अच्छा, अब अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो ये बेसिकली एक्स ऑफ जी से एक्स ऑफ एन यानी कि इन्वर्स जी डोमेन में जाने का तरीकाकार है, और इसको बेसिकली हम रेजिडल थ्योरम भी कहते हैं। हम लोग जनरली जो बेसिकली इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं ना, वो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन से हम फाइंड आउट करते हैं जी इन्वर्स, ठीक है। लेकिन और एक और तरीका है लॉन्ग डिवीजन का, लेकिन ये भी एक तरीका इसका है जिसको हम रेजिडुअल थ्योरम या रेजिडुअल मेथड, इस तरह से हम इसका 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 कुछ नाम है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से ऑनवर्ड्स हम ओके कुछ और जनरल इक्वेशंस देखेंगे। अभी पहले मैंने आपको समझाना था कि ये वाली इक्वेशन हमारे पास आती कैसे है, ठीक है। अच्छा, कुछ और जनरल इक्वेशंस मैं आपके सामने लिखती हूँ जिनको हम इस्तेमाल करेंगे आर और पी की जो कंपोनेंट्स हैं या जो एंट्रीज हैं उनकी कंप्यूटेशन के लिए। अच्छा, इन जनरल जो एक्स ऑफ एन और एक्स ऑफ एन माइनस की का जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब बहरोज की किताब में उसको वेरिएबल फाइव से रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन हम इसको आर से कई जगहों पे देखते हैं कि रिप्रेजेंट होगा। तो फाइव इज़ जस्ट डमी वेरिएबल। मैंने इसको यहाँ पे इसलिए लिखा है बिकॉज अगर आप इस किताब में इसको मतलब इस किताब से इसको टॉपिक को समझने की कोशिश करोगे तो आपको फाइव ही नज़र आएगा। तो अच्छा, ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि ये किसी भी कोफिशिएंट किसी भी अगर हम सिग्नल की उसी के साथ मतलब उसको ऑटो को रिलेट करें तो बेसिकली उनकी जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है दैट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द डिले बिटवीन दीज टू सिग्नल्स, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, और इसी को देखते हुए हम ये लिख सकते हैं कि फाइव एक्स एक्स ज़ीरो जो बेसिकली होगा वो इस तरह से डिफाइन होगा जब हम के की वैल्यू ज़ीरो कर देंगे तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर ये तो हम लोगों ने ऑटो कोरिलेशन को देखा, अगर इंस्टेड हमारे पास क्रॉस कोरिलेशन हो तो वो दो डिफरेंट सिग्नल्स की जो एक्सपेक्टेशन है उसके बराबर होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास
ऑटो कोरिलेशन और क्रॉस कोरिलेशन की जो एक्सपेक्टेशन से वैल्यू रिलेटेड हैं उनको हम लोगों ने लिखा। अब आगे ऑटो कोरिलेशन और क्रॉस कोरिलेशन फंक्शंस के जो जी ट्रांसफॉर्म्स हैं उनकी क्वेश्चंस हम लिखने लगे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर टाइम डोमेन सिग्नल है और इसका जो और ये अगर हमें मतलब ये टाइम डोमेन सिग्नल कैसे मिलेगा, अगर हमारे पास अवेलेबल हो इसका जी ट्रांसफॉर्म। ये हम लोगों ने अभी इस इक्वेशन को बेसिकली इवैल्यूएट भी किया है, निकालना भी सीखा है। जो कोरिलेशन का फंक्शन है टाइम डोमेन में वो अपने जी ट्रांसफॉर्म फंक्शन के साथ, या अगर हमारे पास जी ट्रांसफॉर्म अगर इसका अवेलेबल हो तो हम इस कंप्यूटेशन के तहत या इस कंप्यूटेशन को करके कोरिलेशन का जो टाइम डोमेन फंक्शन है वो कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ओके, यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए जो हम लोगों ने इक्वेशन कंप्यूट की है। हाँ ठीक है, उसमें के -1 है और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो फाई के हम बेसिकली उस वक्त कंप्यूट करेंगे जो हम ऑटो कोरिलेशन कर रहे हैं कुछ किसी डिले के साथ, और फाई एक्स एक्स ज़ीरो इस वक्त देखेंगे जब हम विदाउट डिले सिंपल ऑटो कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये कुछ जनरल इक्वेशंस होंगी, इनको हम लोगों ने आगे यूज़ करना है। और इसी तरह से ये तो हमारे पास है ना कि अगर हाँ ये जो हम इक्वेशन लिखी है कि अगर हमारे पास जी ट्रांसफॉर्म का सिग्नल अवेलेबल हो तो उससे हम टाइम डोमेन सिग्नल में कैसे जाते हैं। और इसी तरह से जो जी ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमारे पास है, बेशक हम एक्स वाई के लिए लिख लें या एक्स एक्स के लिए लिख लें। वो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, ये जेनेरिक फार्मूला है और हम लोगों ने इसको बहुत दफ़ा देखा और इस्तेमाल किया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोगों ने जो जनरल इक्वेशन सारी की सारी देख ली हैं, अब हम वापस जाएंगे अपनी रिक्वायर्ड कंप्यूटेशन की तरफ और हम लोगों ने इसमें जो चीज़ एवेल्यूएट करनी थी, हाँ जी, वो ये चीज़ है कि जिससे हम लोग यहाँ पे हम लोग बेसिकली रुके थे और हम लोगों ने फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी किया था। अब हम इसी क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। अच्छा, अब ये जो डी ऑफ एन और एक्स ऑफ एन की एक्सपेक्टेशन है, इसको हम अच्छा लेट मी राइट इट अगेन ओवर हियर कि एक्स ऑफ एन और डी ऑफ एन की जो एक्सपेक्टेशन है इसको हम ये जब ये हम लोगों ने जनरल फार्मूला जितने भी पढ़े हैं इसके लिहाज से जो हम जो नाम रखेंगे उनका दैट वुड बी फाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर एन लिखा हुआ है तो इसको हम वी शुड कॉल इट 0 आई गेस। ठीक है, अच्छा, और इन जनरल ये हमारे पास जो फंक्शन है फाई डी एक्स का जो जी ट्रांसफॉर्म है ये डिफाइन होता है इस तरह से। ठीक है, और अगर हम मतलब के लिख रहे हैं तो के का मतलब ये है कि डी ऑफ एन, अच्छा हाँ बस चूँकि डिलेड फंक्शन में डी ऑफ एन है, यस, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डी ऑफ एन हेयर वी शुड बी राइटिंग एक्स ऑफ एन और डी ऑफ एन माइनस के। ठीक है,
अच्छा जी, अब हम लोगों ने करना यूँ है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड डेवलप करने के बाद हम लोगों ने एक्स ऑफ एन और डी ऑफ एन की एक्सपेक्टेशन को इस तरह से लिखा। अगर डिले नहीं होगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, मतलब के की जगह ज़ीरो। और अगर हमारे पास इंस्टेड एक्सपेक्टेशन कंप्यूट की जाएगी इन दोनों वेक्टर्स की, मतलब एक्स ऑफ एन डी ऑफ एन माइनस के, तो फिर इस वेरिएबल को लिखा जाएगा डी ऑफ डी एक्स। और यहाँ पर हम तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अच्छा, अब इन जनरल जो हमारे पास फाई डी एक्स के होगा, मतलब टाइम टू जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है उसका जी ट्रांसफॉर्म लिखा जाएगा इस इक्वेशन के तहत। और ये जो हमारे पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है ये बेसिकली एक्सपेक्टेशन होती है इन दोनों सिग्नल्स की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो है ना ऑनवर्ड्स वो डी ऑफ एन माइनस के की इक्वेशन हम लिखने लगे हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो डी ऑफ एन, अच्छा हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम है, मैं आपको थोड़ा दिखा भी देती हूँ कि हाँ जी, डी ऑफ एन हमारे पास ये वाली आउटपुट है, ठीक है, जो इस अगर हम स्ट्रेट लाइन से चलें तो यहाँ पर हमें मिलती है। तो डी ऑफ एन को अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देखें तो डी ऑफ एन इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू एक्स ऑफ एन कन्वॉल्व विद जी ऑफ एन, और प्लस इसमें कुछ नॉइज़ की एडिशन होती है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने जो यहाँ पे इक्वेशन जिसमें प्लग इन करना है डी ऑफ एन के एक्सप्रेशन को, दैट इज बेसिकली डी ऑफ एन माइनस के, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने डी ऑफ एन माइनस के प्लग इन करना है। तो अब यहाँ पे मैं डी ऑफ एन माइनस ए की क्वेश्चन लिखने लगी हूँ। वो हमारे पास कुछ बनेगी एक्स ऑफ एन माइनस के कन्वॉल्व विद जी ऑफ एन माइनस के प्लस जी ऑफ एन माइनस के, और ये एक्सपेक्टेशन का ख़त्म होगी ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए जी रेज़्ड पावर माइनस के, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कॉन्वोल्यूशन है ना एक्स ऑफ एन माइनस ए की और जी ऑफ एन माइनस ए की, इसकी हम ज़रा यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे। अब मेरे पास जो इधर वेरिएबल है वो बेसिकली एन माइनस की है। जिस तरह से हम एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन को कन्वॉल्व करते हैं तो हम लोग भी एक वेरिएबल को के से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो हम एक और हमें बेसिकली तीसरा वेरिएबल इधर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि एन और के तो ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं। एल इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। और जी ऑफ एल, मतलब इस पूरे वेरिएबल को हम लोगों ने एल से रिप्लेस कर दिया। और you should basically pause here and think for a while कि x के आर्ग्यूमेंट्स में क्या आएगा, ठीक है, एंड देन सी के आपका आंसर ठीक होता है कि नहीं। इट शुड बी n माइनस के, जो वेरिएबल बेसिकली इसका टाइम डोमेन में है माइनस एल, ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, मतलब समेशन हो रही है जी एल और एक्स ऑफ एन माइनस के माइनस एल, ये बेसिकली ये जो कॉन्वोल्यूशन का फंक्शन है उसको मैंने इससे रिप्लेस किया, और साथ यहाँ पर जो नॉइज़ है वो ऐड होगी। ये डी ऑफ एन का एक्सप्रेशन ख़त्म हुआ, ये एक्सपेक्टेशन की इक्वेशन क्लोज हुई, और ये मेरे पास आ गया जी रेज़्ड टू पावर माइनस के, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे हम लोगों ने ये करना है कि एक्स ऑफ एन को मल्टीप्लाई कराना है सब चीज़ों के साथ।
अब इस समेशन के अंदर मेरे पास क्या क्या है, एक्स ऑफ एन मतलब मल्टीप्लाई होकर अंदर गया, एक्स ऑफ एन माइनस के माइनस एल, और यहाँ पर मेरे पास है जी ऑफ एल प्लस ये मतलब ये जो समेशन है बेसिकली उसमें ये तीनों कंपोनेंट्स आ गए, और इसके साथ मेरे पास इधर आ गया एक्स ऑफ एन और मल्टीप्लाइड विथ वी ऑफ एन माइनस के, एक्सपेक्टेशन की ब्रैकेट क्लोज हुई और ये आ गया जी रेज़्ड टू पावर माइनस के। अच्छा जी, अंदर लेके जाएं तो बिकॉज जी ऑफ एल इज़ नॉट अ रैंडम वेरिएबल, तो उसकी एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करने की हमें ज़रूरत नहीं है या फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं इस तरह से, एक्स ऑफ एन और एक्स ऑफ एन माइनस के माइनस एल, ठीक है। और उसके बाद प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ एन वी ऑफ एन माइनस के, और यहाँ पर हमारे पास आ गया जी रेज़्ड टू पावर माइनस के, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो एक्सपेक्टेशन है ये हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास ये जो नॉइज़ है हम लोगों ने शुरू में अस्यूम किया था कि ये अनकोरिलेटेड है, तो इन दोनों की जो एक्सपेक्टेशन है देयरफॉर गिव अस ज़ीरो रिजल्ट, ठीक है। और ऊपर वाली टर्म को अगर हम देखें, थोड़ा सा मैं और शुरू से करती हूँ। अच्छा, मेरे पास अब टर्म्स बेसिकली क्या क्या रह गई हैं, ओके जी ऑफ एल और अच्छा इन दोनों की एक्सपेक्टेशन और साथ जी रेज़्ड टू पावर माइनस के। अच्छा, ये जो जो एक्सपेक्टेशन है बेसिकली अब एक सिग्नल में मेरे पास n है और दूसरे सिग्नल में मेरे पास n माइनस के प्लस एल है, ठीक है। मतलब के प्लस एल को अगर अगर मैं इसको मतलब ब्रैकेट्स के साथ कॉमन लिख लूँ तो ये जो एक्सपेक्टेशन है इसको भी हम फाई के एक मतलब वेरिएबल फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि अब समीशंस को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस समेशन के साथ हम जी ऑफ एल लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ गया क्योंकि अब बेसिकली ये वाली समेशन ये जो जी ऑफ एल है जो सिर्फ एल पे डिपेंड कर रहा है, और अभी जो मैं फाइव वाला कंपोनेंट लिखने लगी हूँ वो के और एल दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो थोड़ी सी हम इस तरह की अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो एक्स ऑफ एन और उसका डिलेड वर्जन के साथ जो एक्सपेक्टेशन सिग्नल है उसको बेसिकली हम लिख सकते हैं के प्लस एल, और ये मतलब अब सब टर्म्स की बेसिकली यहाँ पर प्रोडक्ट कंप्यूट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, के प्लस एल को अगर हम एम से डिनोट करें तो क्या चेंज आएगा इस इक्वेशन में, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस एम माइनस एल, ठीक है। फर्दर अब एल को स्प्लिट करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब थोड़ा सा हमारे पास टर्म्स ऐसी आना शुरू हो गई हैं जो हमें थोड़ी सी हमारी जानी पहचानी है, ठीक है। मसलन जो ये चीज़ है ये बेसिकली अब जी ऑफ एल का जी ट्रांसफॉर्म है, और जी ऑफ एल का जी ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने
हमें पता है कि इसको हम जी ऑफ जी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हवा जो ये बेसिकली ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है, ठीक है, और ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का जी ट्रांसफॉर्म है, और उसको हम लोगों ने इस चीज़ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। मतलब जो हम लोगों ने थोड़ी सी क्वेश्चन लिखी थी कि हम ये अब वी आर गोइंग टू यूज़ देम नेक्स्ट, उसमें ये वाली चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी लिखी हुई है। ये हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट या डी ऑफ एक्स का जो एक्सपेक्टेशन फंक्शन है, उसका अगर हम जी ट्रांसफॉर्म लें तो वो इन दोनों के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब वापस हम ज़रा डी ऑफ एन और एक्स ऑफ एन की एक्सपेक्टेशन की तरफ जाएं, उसी क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट लिया था कि ये हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। इसका नाम हमने रखा था डी एक्स, और आर्ग्यूमेंट में ज़ीरो होगा क्योंकि यहाँ पे डिले फंक्शन कोई भी नहीं है, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। अच्छा, ये अब पहले मैं लिख लूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पर k की जगह ज़ीरो है ना, तो बेसिकली अब z की पावर k-1 की जगह z की पावर हो जाएगी -1, ठीक है। अगर यहाँ पर k होता तो हम यहाँ पर z की पावर k-1 रखते हैं, ठीक है। और बेसिकली फाई डी एक्स z, उसको तो हम इसके बराबर निकाल चुके हैं ना, तो ये दिस इज बेसिकली फाई। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक्स एक्स लिखना चाहिए, ठीक है। फाई डी एक्स जी यहाँ पर आना है, और फाई डी एक्स जी को हम ये निकाल चुके हैं कि वो जी ऑफ जी मल्टीप्लाई बाय फाई एक्स एक्स जी का प्रोडक्ट है, ठीक है। दिस इज फाई डी एक्स जी, और जी की पावर में -1 क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसमें वैल्यूज प्लग इन करें, तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 1। ये हमारे पास आ गया जी ऑफ जी, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, ठीक है। और जी ऑफ जी इनवर्स, और साथ आ गया ये डी ऑफ जी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इस एक्सप्रेशन को, अच्छा जी। और यहाँ से आगे अब हम लोगों ने रेजिड्यू मेथड लगाना है ताकि इसको हम सॉल्व कर सकें। अच्छा, रेजिड्यू मेथड ये होता है कि अच्छा, मैं इसको यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन लिख दूँ। बेसिकली जैसे जो एक्सप्रेशन हमारे पास होता है इनिशियली, उसको अगर हम रेजिड्यू मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं, यानी कि उसका हम जी इनवर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसका जो पोल होता है ना, मतलब उसके बेसिकली अब एक्स ऑफ जी के पोल्स कंप्यूट किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहले पोल की, तो मतलब इस एक्सप्रेशन को z माइनस p1 से मल्टीप्लाई किया जाता है जिस पोल के ऊपर हम रेजिड्यू निकाल रहे हैं, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास जो बाकी मानदा एक्सप्रेशन होता है उसमें हर जगह z की वैल्यू p1 प्लग इन की जाती है, ठीक है। और ये हम जितने भी पोल्स होते हैं ना, उस सब के लिए प्रोसेस करते हैं, और फिर एट द एंड उन सारी की सारी टर्म्स को हम जब एड अप कर देते हैं,
तो हमारे पास वो जो समेशन होती है ना दैट इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ एन। ये बेसिकली रेजिडुअल मेथड से एक्स ऑफ एन निकालने का तरीका है। अच्छा, अब हम जब अप्लाई कर रहे हैं इस फंक्शन के ऊपर रेजिड्यू मेथड, तो वो कुछ इस तरह से आएगा कि 1 z माइनस 0.5, ठीक है। या इसको बेसिकली हम यहाँ पे, ठीक है, हमने करना यूँ है कि लिमिट z इज इक्वल टू 0.5, ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन। अब z रेस्ट पावर k माइनस 1 यहाँ पे हम क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी केटर हो चुका हुआ है। जो इससे पहले क्वेश्चन, हाँ जी, एक्चुअली यहाँ पे z रेस्ट पावर k माइनस 1 तो आना भी नहीं था ना, यहाँ पे तो आना था z रेस्ट पावर माइनस 1, k तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है इस जगह पे, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली जो सारे का सारा एक्सप्रेशन है वो इसके बराबर है। तो इस एक्सप्रेशन से ही आगे, सॉरी, इस एक्सप्रेशन से ही आगे हम यहाँ तक पहुँचे थे। तो ये लिखा जाएगा और साथ इसके मल्टीप्लाई होगा z माइनस 0.5, और फिर वहाँ पे जो कुछ भी बचेगा उसमें हम z की वैल्यू 0.5 पुट करेंगे, जो कि एक्चुअली नहीं बचेगा क्योंकि ये हो गया कैंसिल, और हमारे पास इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंप्यूटेशन हम लोगों ने की, और हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन d ऑफ n और x ऑफ n की आई दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब जो इससे अगला स्टेप है, या जो इससे अगली कैलकुलेशंस हैं दैट आर फॉर दिस थिंग, ठीक है, उसको हम नाम देंगे फाई डी टी, ठीक है, जो कि रेजिडुअल मेथड में के थ्रू अगर हम देखें तो वो बराबर होगा इसके। अच्छा, और दूसरी बात ये कि इस वाले कंप्यूटेशन में हमें z ट्रांसफॉर्म की जगह DTFT को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हमें पता है कि जो DTFT बेसिकली ये दोनों एक्सप्रेशन, यानी कि z ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन और DTFT का एक्सप्रेशन, दे आर इक्वलेंट कंसिडरिंग z इज इक्वल टू या z इज इक्वल टू ई टू द पावर j ओमेगा। तो इसी को अगर हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म की टर्म में लिखना हो तो उसको लिखने का तरीका हमारे पास ये होता है, आई गेस यहाँ पे एक मैप का, अच्छा जी, और अब हमें कंप्यूट करना है इस फंक्शन को, जिसको फिर हम कंप्यूटेशन के बाद अ, इस फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसको इन्होंने अपर केस फाई से रिप्रेजेंट किया और टाइम डोमेन सिग्नल में लोअर केस फाई से, ठीक है। तो फाई डी डी जी तक पहुंचने के लिए हमें कुछ इसका टाइम डोमेन सिग्नल पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, फाई डी डी के हमारे पास आ गया इन दोनों सिग्नल्स की एक्सपेक्टेशन, और फर्दर हम अब ये करने लगे हैं कि डी ऑफ एन और डी ऑफ एन माइनस के इन दोनों को इनकी अपनी अपनी इक्वेशंस से रिप्लेस करने लगे हैं, ठीक है।
तो डी ऑफ एन को अगर हम उसकी इक्वेशन से रिप्लेस करें तो वी विल गेट ठीक है। और अगर डी ऑफ एन को उसी इक्वेशन से रिप्लेस करें, वेरिएबल एम का इस्तेमाल कर रहे हैं इधर, ताकि ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं ये डिफरेंट रहें एक दूसरे से। अच्छा, यहाँ पे मैंने जी ऑफ एम पहले लिखा है, मैंने जी ऑफ एल बाद में लिखा, ऑफ कोर्स इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, फर्दर हम अब एक्सपेक्टेशन को फ़िलहाल यहीं पे रखते हुए इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर फिर 4 टर्म्स आ जाएंगी। यस, ये टर्म मल्टीप्लाई होगी इस टर्म के साथ, प्लस दूसरी टर्म हमारे पास आएगी ठीक है। अच्छा, तीसरी टर्म में अ, ये वाली समेशन लिखी जाएगी, ठीक है, साथ इसके मल्टीप्लाई होगा वी ऑफ एन, और जो चौथी टर्म है उसमें वी ऑफ एन और वी ऑफ एन माइनस के, और इस सब के बाहर जो है वो ज़ीरो टू पावर माइनस के लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ बस 4 टर्म्स यहाँ पर आ गई। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन का जो ऑपरेशन है वो वो हर टर्म के साथ बेसिकली लेना है, और फिर देखेंगे कि हम किस टर्म के साथ एक्सपेक्टेशन जो है वो कंप्यूट हो सकती है। अच्छा जी, अब अच्छा, बजाय से कि मैं फिर अब वही चारों टर्म्स दोबारा लिखूँ एक्सपेक्टेशन के साथ, यहाँ पर अब होगा यूँ, क्योंकि ये जो नॉइज़ है इसमें हमारे पास नॉइज़ की बेसिकली 3 टर्म्स हैं, ठीक है। एक मतलब 2 टर्म्स ऐसी हैं जिसमें नॉइज़ बेसिकली बाकी टर्म्स के साथ जिसका प्रोडक्ट हो रहा है। एक यहाँ बस ये वाली टर्म आ गई, एक ये टर्म आ गई। इन दोनों में नॉइज़ का किसी और के साथ प्रोडक्ट हो रहा है, और एक तीसरी टर्म है जिसमें नॉइज़ के 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इन दोनों इसको रिटेन रखते हुए, अच्छा ये भी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों इसको रिटेन रखने की वजह क्या है। लेकिन ये जो है ना, बाकी दोनों दोनों टर्म्स हैं, इसमें जब एक्सपेक्टेशन कंप्यूट होगी तो ये दोनों के दोनों टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि नॉइज़ अगेन अनकोरिलेटेड है। इसको मैं रिटेन कर रही हूँ, और ये अभी हमें थोड़ी देर में पता चलता है कि इसका ये हम लोगों ने ऐसे क्यों किया। अच्छा, तो बाकी अब जो मेरे पास सूरत हाल है उन 2 टर्म्स के ज़ीरो होने के बाद,
एक्स ऑफ एन माइनस एल और एक्स ऑफ एन माइनस के माइनस एम, ठीक है। और यहाँ पर फर्दर कंप्यूटेशन है वी ऑफ एन और वी ऑफ एन माइनस के की, ठीक है। मैंने नाम दिया कोफिशिएंट जो ऑटो करेलेशन का हम यूज़ कर रहे हैं, और इसमें जो वेरिएबल बेसिकली इस्तेमाल होगा दैट वुड बी के प्लस एम माइनस एल, ठीक है। और साथ हमारे पास इधर नॉइस की एक्सपेक्टेशन की टर्म अब बाहर जी टेस्ट बार माइनस के। अच्छा, अब हम लोगों ने यूं करना है कि ओके पहले तो हम ये जो है ना हमारे पास वेरिएबल का समेशन या जो भी इनका साथ मैथमेटिकल प्रोसेस हो रहा है के प्लस एम माइनस एल, इसको हम पी से रिप्लेस करने लगे हैं। और इसको हम जब पी से रिप्लेस करेंगे, या हाँ बेहतर टर्म है, तो या पी से रिप्लेस करने से पहले हम ये कर सकते हैं कि हम हाँ ये जो समेशन, ये जो हमारी के वाली बेसिकली समेशन टर्म है ना, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, दैट वुड बी बेटर। वरना हो सकता है कि हमारी कुछ कंप्यूटेशन जो है वो गलत हो जाए। अच्छा, ये जो मैंने पहली समेशन लिखी है ये एल इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रही है जी ऑफ एल। दूसरी समेशन एम इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जी ऑफ एम। और जो तीसरी है उसमें बेसिकली अच्छा उसमें हम इसको ये भी कर सकते हैं कि या इट्स ओके ओके के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और फाई ऑफ एक्स एक्स के प्लस एम माइनस एल, और साथ आ गया हमारे पास ज़ीरो टू पावर माइनस के और प्लस के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ वी एन। अच्छा, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस चीज़ को अभी तक ख़त्म क्यों नहीं किया था नॉइज़ के अनकोरिलेटेड होने के बावजूद, क्योंकि इसकी बेसिकली समेशन कैरी आउट हो रही है के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो के की वैल्यू जब भी ज़ीरो होगी इस पूरी समेशन में, तो यहाँ पर हमारे पास एक दफ़ा एक नॉन ज़ीरो रिजल्ट आएगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट जो है वो 4 0 रहेगा। अच्छा, तो ये वाली जो मेरे पास टर्म है ना, यहाँ पे मेरे पास एक दफ़ा मतलब इसने जब के की वैल्यू ने ज़ीरो होना है तो इस टर्म ने बेसिकली मुझे डेल वी स्क्वायर देना है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा हम बाकी की टर्म को देख लेते हैं। जो मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि के प्लस एम माइनस एल को मैं पी के बराबर रखने लगी हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉब्ली फाइव डी डी हम कंप्यूट कर रहे हैं उसका जी ट्रांसफॉर्म। अच्छा, के प्लस एम माइनस एल को पी से रिप्लेस किया तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा जी रेज़ टू पावर माइनस पी प्लस एम माइनस एल। अच्छा, अब अच्छा और साथ ये मेरे पास जो डेल वी स्क्वायर है ये आएगा, ठीक है, जो मैंने इस टर्म को सॉल्व करके निकाला था। अच्छा, अब यहाँ पे जो जी की पावर है उसको हम लोगों ने जरा स्प्लिट करना है।
और इसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास ये एक रेगुलर जी ट्रांसफॉर्म की टर्म है, विल कॉल इट जी ऑफ जी। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जी की माइनस एन नहीं है, तो ये मुझे जो इसकी बेसिकली मिलेगी ना जी ट्रांसफॉर्म, वो कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, और ये मेरे पास टर्म आ गई। ठीक है, और इन दोनों को इकट्ठा करके हम ये लिख सकते हैं। अच्छा जी, जो मेरे पास टर्म आई है, वी कॉल इट लाइक दिस, और यहाँ से आगे हम इसको अब डी टी एफ टी में लिखने लगे हैं। और डी टी एफ टी में अगर हम इसको लिखेंगे, अच्छा मुझे इसको अपर केस में लिखना चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास का डी टी एफ टी आ गया। अच्छा, यहाँ से आगे चूंकि अभी हमारे पास एग्जांपल थोड़ी सी रहती है, तो ओके, व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमारे पास इसका काम रहता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी क्वेश्चन को फिर आगे पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।